ठीक है। अब बच्चों हैंड राइज करें जिसे थर्ड लॉ के बारे में कुछ भी पता हो। बोलो इस पर कुछ पता हो। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही। और बच्चों इसके बारे में किसी को कुछ पता हो। ठीक बच्चों, मान लो जैसे मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो इसमें एक्शन कौन सा होगा और रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब मान लो बच्चों जैसे ये बोतल टेबल पे रखी है, बच्चों जैसे ये टेबल, ठीक है, इस पे मान लो ये बोतल रखी है। अब इस बोतल का मास मान लो m, तो mg कहाँ लग रहा है, नीचे। नॉर्मल इस पे कहाँ लगेगा, ऊपर। बच्चों बताओ नॉर्मल और mg बराबर हैं क्या। ठीक है, मान लो बच्चों इसका मास 2 किलो, तो बताओ mg कितना हुआ, नॉर्मल कितना हुआ। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैं, कोई दिक्कत। तो ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों वापस से आते हैं। मान लो मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो एक्शन कौन सा है और रिएक्शन, ठीक है, कौन सा पहले हुआ, बाद में ये। मान लो मैंने इसको ऐसे टच किया, तो पहले किसने टच किया, फिर बाद में। तो बस वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो कैसे सकता। ठीक, अब समझते हैं बच्चों, समझो। पहली बात ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। अब कंक्लूजन समझते हैं बच्चों, समझो, बाद में मैं सारी चीजें एक साथ लिखवा दूँ। देखो जो आप लोगों ने पढ़ा है वो भी सही है, बट अब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो ठीक है, गलत नहीं है, बट अब हम उसकी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, तो अब उसको समझते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों समझो, देखो ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, मान लो मैंने इसको टच किया या फोर्स लगाया, तो आप लोगों ने कहा कि मैंने जो फोर्स लगाया है वो है एक्शन, इसने जो फोर्स लगाया वो है रिएक्शन। तो बच्चों ऐसा नहीं है, दोनों में से हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं। जैसे मैंने फोर्स लगाया, उसको अगर मैं एक्शन बोल रहा हूं तो उसका फोर्स अपने आप क्या बन जाएगा, रिएक्शन। उसके वाले को अगर मैं एक्शन बोल रहा हूं तो मेरा वाला क्या बन जाएगा, रिएक्शन। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई तुम्हें इसी को एक्शन बोलना है वो रिएक्शन होगा। कोई से भी को तुम एक्शन बोल सकते हो तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ये दिमाग में क्लियर है। अब अगेन बच्चों, मान लो जैसे मैंने इसको टच किया, तो पहले किसने टच किया, तो ऐसा नहीं है, वो एक साथ रहता। तो एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दोनों एग्जैक्टली एक साथ हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन। वो नॉर्मल वे में हम कई बार बोलते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, बट यहाँ नहीं। यहाँ एक्शन और रिएक्शन दोनों एग्जैक्टली एक ही टाइम पे हों, दोनों एग्जैक्टली एक ही टाइम पे होंगे। 0.0000001 सेकेंड का भी फर्क नहीं हो। समझ गए बच्चों। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया कि भाई तुम किसी को भी एक्शन ले सकते हो, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। दोनों में बिल्कुल भी टाइम का फर्क नहीं होगा, इंस्टेंटली एक साथ होंगे। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों मान लो मैंने इस पे 20 फोर्स लगाया, तो ये मुझ पे कितना लगाएगी, 20। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम। मैं कहाँ लगा रहा हूं, इस पे, तो ये किस पे लगाएगी, मुझ पे। तो वापस से समझो, मैंने इस पे 20 लगाया, ये मुझ पे कितना लगाएगी, 20। तो मैग्नीट्यूड सेम। मैंने बढ़ा के 50 कर दिया, तो अब ये कितना लगाएगी, मैग्नीट्यूड सेम हो गई। मैं किस तरफ लगा रहा हूं, इस तरफ, ये कहाँ लगा रही है, इस तरफ। तो डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट। तो एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। मैंने फोर्स किस पे लगाया, दीवार पे, और दीवार किस पे फोर्स लगा रही है, मुझ पे। मैंने फोर्स किस पे लगाया, दीवार पे, दीवार किस पे फोर्स लगा रही है, मुझ पे। तो मुझ पे मान लो मैं अपने आप वाले को रिएक्शन बोल रहा हूं, मुझ पे जो लग रहा है वो क्या है, रिएक्शन।
और मैं इस पे जो लगा रहा हूं वो क्या है, एक्शन। तो बच्चों बताओ एक्शन किस पे लग रहा है, एक्शन किस पे लग रहा है, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, मुझ पे। तो मैं और दीवार सेम तो नहीं हूं, तो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा। बच्चों याद करो हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, कितने तरह के फंडामेंटल थे, 4, याद है? 2 कभी मिलेंगे नहीं, भूल जाओ। mg वाला ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल, बाकी सब याद आ गया, ठीक है। अब एक्शन और रिएक्शन का हमेशा फंडामेंटल नेचर सेम हो, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बच्चों बताओ mg ये किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, टेबल पे कि बोतल पे, बोतल पे लग रहा है, टेबल पे थोड़ी लग रहा है। इस पेन को मैं छोड़ता हूं तो इसका mg किस पे लग रहा है, इस पे तो लगेगा। तो बताओ mg किस पे लग रहा है, और नॉर्मल। तो अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो सेम ही ऑब्जेक्ट पर लग गए, जो कि नहीं हो सकता, जो कि नहीं हो सकता। उस वजह से ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं। बच्चों बताओ नॉर्मल का फंडामेंटल नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, mg का। तो इन दोनों का फंडामेंटल नेचर सेम नहीं है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन नहीं हो सकते, ये समझ गए। तो अब मैं डिटेल में चीजें लिखवा देता हूं, फिर एग्जाम्पल को वापस डिस्कस करूंगा, फिर इसको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो अब बच्चों आप पॉइंट्स बना के लिखते चलो। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर नॉन एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो बच्चों सारे के सारे फोर्सेस पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होगा। ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर known as action and reaction pair. Any of them can be taken as action, then other will be reaction. तो किसी भी एक को तुम एक्शन ले सकते हो तो दूसरा क्या बन जाएगा, रिएक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई जो तुम लगा रहे हो वो एक्शन दूसरा रिएक्शन। किसी भी एक को तुम एक्शन मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो एनी ऑफ देम कैन बी टेकन एज एक्शन, देन अदर विल बी रिएक्शन। तो उनमें से किसी भी एक को तुम एक्शन मान सकते हो तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, रिएक्शन। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है बच्चों। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था कि बिल्कुल भी उनके बीच में टाइम गैप नहीं होगा, 0.00001 सेकेंड का भी टाइम गैप नहीं होगा। तो एक्शन और रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ लगेंगे, दोनों एक साथ लगेंगे। फंडामेंटल नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विल बी सेम, अभी भी बताया मैंने 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो एक्शन और रिएक्शन का फंडामेंटल नेचर क्या होगा, सेम होगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्शन एंड रिएक्शन लगेंगे, कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे। ठीक है बच्चों, इतना कर लिया, कर लो।
ओके कर लो बच्चों, फिर वापस देखना। बोलो। हमेशा पेयर में होंगे। हाँ नहीं होंगे, आगे बोलो। अभी 2 मिनट रुको, उसका अभी आ ही जाएगा, ठीक है ना। जो आप कहना चाह रहे हो अभी देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर है? चलें आगे, कर लो जल्दी। देखो नाम वाइज देखोगे, अगर तुमने अपने वाले को एक्शन बोला है तो उसका वाला फोर्स क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो वो रिएक्शन देगा फिर। हाँ अगर तुम अपने वाले को रिएक्शन बोल रहे हो तो वो एक्शन, वो जो फोर्स लगाएगा उसको एक्शन बोल। किसी एक का नाम एक्शन रख दोगे तो दूसरे का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलें अभी चेक। अब बच्चों जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, अब बच्चों इस एग्जांपल को हम फिर डिस्कस कर रहे हैं, समझते हैं। जैसे बच्चों यही बोतल अभी सामने रखी, बताओ इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नॉर्मल ऊपर। हमने अभी प्रूफ किया कि mg और नॉर्मल एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, यानी कि ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। इनके फंडामेंटल नेचर भी सेम नहीं है, तो ये भी एक्शन एंड रिएक्शन उस वजह से नहीं है। लेकिन बच्चों इनके एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होंगे जरूर, इनके एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होंगे जरूर बच्चों। जैसे समझो इस बोतल को अगर मैं ऐसे हवा में छोड़ देता हूँ, नीचे जाएगी, तब इस पे बताओ फोर्स कौन सा लगेगा हवा में? ग्रेविटी। नॉर्मल लगेगा क्या? ठीक, अब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक बाद में फिर मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा, बट अभी समझो। मान लो बच्चों जैसे ये अर्थ है, अर्थ तुमने मान लो ये बोतल ऐसे हवा में छोड़ दी। अब इस पे mg कहां लग रहा है? नीचे। तो ये mg आता कहां से? तो mg आता है बच्चों, याद करो gm1 m2 by r स्क्वायर, याद है? तो अब देखो ये अर्थ, ये बॉल मान लो या बोतल मान लो, इनके बीच की फोर्स ऐसे लगते हैं, याद आया? फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ? gm1 m2 by r स्क्वायर। तो g कैपिटल M मान लो, इसका मास स्मॉल m और बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। तो वही फोर्स बच्चों यहां भी लगेगा, g m m by r स्क्वायर। अब बाद में बच्चों जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब पता चलेगा, इस चीज को हम बोल देते हैं स्मॉल g, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल g। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल g। तो बच्चों होता क्या है, इस बोतल पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो अर्थ पे भी mg फोर्स ऊपर लगता है। जैसे हमने इस पेन को छोड़ा, तो बोतल पे, इस पेन पे mg फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। अर्थ पे mg फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। कैसे? इस तरह से gmm by r स्क्वायर, gmm by r स्क्वायर। इस चीज को क्या बोल देते हैं? g, इस चीज को g। क्लियर है? अब बच्चों ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस अपने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक बोतल पे लग रहा है, एक अर्थ पे लग रहा है। एक बोतल पे लग रहा है, एक अर्थ पे लग रहा है। दोनों का फंडामेंटल नेचर क्या है? ग्रेविटेशन। तो उस mg का रिएक्शन पेयर होगा ये, जो अर्थ के सेंटर पे mg लगेगा। अब आप सोचोगे जब अर्थ पे फोर्स लग रहा है, ये तो ऐसे नीचे जा रहा है, ये तो ऐसे नीचे जा रहा है, अर्थ भी फिर ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि अर्थ पे भी तो फोर्स लग रहा है, तो अर्थ भी ऊपर आनी चाहिए, यही नीचे क्यों जाए? तो उसके पीछे बच्चों रीजन ये होता है, इसका एक्सीलरेशन लिखोगे तो mg by m यानी कि g यानी कि 10, और जब इसका एक्सीलरेशन लिखोगे तो mg अपॉन अर्थ का मास। फोर्स बाई मास ही तो एक्सीलरेशन होता है, तो mg तो फोर्स हो गया, इसका एक्सीलरेशन लिखना है तो इसके मास से डिवाइड करोगे, इसका मास मतलब अर्थ का मास। अब अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा होता है, तो उस वजह से इसका एक्सीलरेशन अर्थ का लगभग 0 होता है। तो हमें लगता है कि केवल ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा।
समझ में आया? तो अब कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन क्या है एक बार फिर बताता हूं। देखो ये मान लो अर्थ, इस पे तुमने ऐसे पेन छोड़ा या बोतल छोड़ी या कोई भी पार्टिकल छोड़ा, क्लियर है आयुष? ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे बोतल छोड़ी, तो इस पे mg कहां लगेगा? नीचे, और इस पे इधर। ये दोनों आपस में क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये दोनों आपस में क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। आपकी सारी कंडीशन जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं सबको सेटिस्फाई कर। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, फंडामेंटल नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक साथ लगेंगे, सब सेटिस्फाई कर। तो बच्चों आप ध्यान से समझो, mg का रिएक्शन पेयर, बच्चों इधर mg का रिएक्शन पेयर हमेशा कौन सा होगा? जो अर्थ के सेंटर पे mg लग रहा हो। mg का रिएक्शन पेयर अभी दिमाग में फिट हो गया? ठीक है। अब बच्चों मान लो बोतल ऐसे इस पे रखी है, इस पे mg लग रहा है क्या? अभी भी लग रहा है। अब पेन जब तक हवा में है तब mg लग रहा है, तब भी लग रहा है, mg तो तब भी लगता है। तो जब तक ये हवा में है mg लग रहा है क्या? लग रहा है। ग्राउंड पे रखा है mg लग रहा है? लग रहा है। तो अब कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के लिए एक्चुअल में कांटेक्ट में आना जरूरी है, सही है गलत है? गलत। आप देखो जब बोतल हवा में थी तब भी mg लग रहा था, अर्थ पे तब भी लग रहा था, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्लियर है? अब बोतल ऐसे रखी है, mg लग रहा है, mg लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब बच्चों मान लो इस पेन को ऐसे ड्रॉप कर दिया, मूव कर रहा है, वेलोसिटी आ गई, तब उस पे mg लग रहा है क्या? तो कई बार बोलते हैं कि एक्शन रिएक्शन के लिए रेस्ट में होना जरूरी है, सही है गलत है? रेस्ट मोशन किसी में भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर कांटेक्ट होना भी कोई जरूरी नहीं है। अब समझो बच्चों, एक और क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि भाई दो फोर्स इक्वल अपोजिट आपस में कट जाएंगे तो नेट तो जीरो हो जाना चाहिए। नेट क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो अब समझो बच्चों, तुमने इस बंदे को मान लो यहां 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और तुमने या किसी और बंदे ने इसको 50 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया। जैसे मान लो बच्चों दो स्टूडेंट्स, एक ए एक बी, एक को तुमने इधर धक्का मारा, एक को तुमने उधर धक्का मारा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे क्या? क्योंकि एक को ये बंदा अलग है, एक ये बंदा अलग है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दोनों बैलेंस थोड़ी होंगे। समझ में आया बच्चों? समझो हाँ, एक पे ही दोनों फोर्स लग रहे होते, 50 इधर 50 इधर, तो वो आपस में कट के बैलेंस हो जाते। यहाँ दो अलग अलग बंदों पे फोर्स लग रहे हैं, वो नहीं बैलेंस होंगे। और एग्जांपल देखो बच्चों, एक प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, बताओ अट्रैक्शन रिपल्सन पता है ना? प्लस माइनस में क्या होता है? ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे दूर जाएंगे, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। मान लो कुछ 10 न्यूटन फोर्स लगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा? 10। तो ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस पे लग रहा है दूसरा उस पे लग रहा है, ये रहेगा। मान लो बच्चों ये Q है और ये मान लो -3Q है, अब भी इनमें फोर्स बराबर ही लगेंगे, ऐसा नहीं कम ज्यादा लगे, समझ गए ना? तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। बच्चों बताओ पास आएंगे दूर जाएंगे? अब आप कहोगे नहीं सर एक्शन रिएक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। बैलेंस होंगे क्या? क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। यही मान लो बच्चों ये दोनों प्लस चार्ज होते तो क्या होता? रिपल्सन। मान लो ये 2 कूलाम चार्ज है, ये 10 कूलाम चार्ज है, इस पे फोर्स अगर 50 लग रहा है तो इस पे भी 50 ही लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, फंडामेंटल नेचर सेम है। अब ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, बताओ बैलेंस हुए क्या? क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है,
समझ गए बच्चों? ठीक है। अब ग्रेविटी में भी बच्चों यही रहता है, जैसे मान लो एक 2 किलो का ले लो, एक 50 किलो का ले लो, इस पे इधर, इस पे इधर, जैसे अर्थ पे भी यही रहता है। मान लो इस पे 3 न्यूटन लग रहा है तो इस पे भी क्या लगेगा, 3 न्यूटन। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कभी भी बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो अब कंक्लूजन समझो बच्चों, बताओ mg का रिएक्शन पेयर हमेशा कौन सा होगा, अर्थ के सेंटर से। mg का रिएक्शन पेयर क्या होगा, अर्थ के सेंटर से। क्लियर है प्रज्ञा तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चले बच्चों। तो बच्चों अब कुछ पॉइंट्स और लिख लो इसमें, जनरली थ्योरेटिकल उसमें पूछे जाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करें। फॉर एक्शन एंड रिएक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। तो बच्चों प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे अभी मैंने चार्ज पार्टिकल के केस में डिस्कस किया, ग्रेविटी के केस में डिस्कस किया, तो वो हवा में भी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर लगेंगे। ठीक है, एप्लीकेबल व्हेन बॉडीज आर इन रेस्ट और मूविंग। तो थर्ड लॉ या एक्शन एंड रिएक्शन पेयर रेस्ट हो या मोशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केसेस में लगते हैं। समझ गए बच्चों, कर लो। तो बच्चों mg का रिएक्शन पेयर मैंने आप लोगों को समझा दी, नॉर्मल का बाकी रह गया वो अभी मैं और समझाता हूं। बोलो राहुल, एक सेकंड, ऊपर फिर भी लगेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, समझो। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जाता रहे। अब mg का फोर्स उस पर कहाँ लग रहा है, नीचे। तो अब मान लो जैसे कोई रॉकेट मान लो ऐसे जा रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg, अर्थ पे ऊपर लग जाएगा mg, ये दोनों बस एक्शन एंड रिएक्शन। चलो हाँ बोलो जो पूछना चाह रहा है। वो देखो वो किसी और फोर्स की वजह से जा रहा है, किसकी वजह से, या तो आपने इनर्शिया उसको वेलोसिटी दे दी है उस वजह से जा रहा है, या अगर रॉकेट जैसी चीज है तो उस पर एक फ्यूल की वजह से फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जा रहा है। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन होंगे या नहीं, वो तो अभी भी होंगे, उसके ऊपर जाने के पीछे रीजन दूसरा है। ठीक है, ओके बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर है। अब बच्चों नॉर्मल वाला जो रह गया वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो अब थोड़ा सा समझते हैं। हाँ बोलो। बिल्कुल, देखो ग्लास और बोतल के बीच में अगर फोर्स देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन जब आप ग्रेविटी को बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कैपिटल G होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 6.1 इंटू 10 की पावर -11। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत 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 ज़्यादा वीक फोर्स है, और इनके बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा है सरफेस पे, तो फ्रिक्शन उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस फोर्स की वजह से वो भले ही अट्रैक्ट होना चाहते हैं लेकिन वो फोर्स ना के बराबर है, फ्रिक्शन उसे रोक देगा, उस वजह से वो पास में नहीं आ पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब वापस समझते हैं। mg का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, अब हम नॉर्मल को डिटेल में समझ रहे हैं, फिर हम उसके प्रॉपर लिख लेंगे। तो अभी समझते हैं बच्चों, अगेन एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया। मान लो ये कोई बंदा है, इसके कंधे पे मान लो एक बच्चा बैठ गया, ठीक है। अब बच्चे का मास मान लो जैसे 10 किलो, तो बच्चों बताओ बच्चे का मास 10 किलो, तो बच्चे पे mg कहाँ लगेगा, वैल्यू कितनी होगी, 100। तो बच्चे को मान लो ऐसे कंधे पे बिठा लिया,
तो बच्चा कंधे को कहाँ प्रेस करेगा? नीचे। बच्चा कंधे को कहाँ प्रेस करेगा? नीचे। तो कंधे पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? कंधे पे, शोल्डर्स पे। बच्चे को कंधा कहाँ प्रेस कर रहा है? नीचे। तो कंधे पे नॉर्मल कहाँ लगा? नीचे। तो बच्चों मान लो यही शोल्डर है, तो शोल्डर पे जो नॉर्मल लग रहा है वो कहाँ लग गया? नीचे। या बच्चा कंधे को कहाँ प्रेस कर रहा है? नीचे। समझ गए बच्चों? तो फिर बताओ, बच्चे का मास 10 किलो ना, ठीक है, तो 100, बच्चा कंधे को किस फोर्स से प्रेस कर रहा है? 100। किस तरफ? नीचे। अब बच्चों फिर बताओ, बच्चे पे ग्रेविटी का फोर्स कितना है? 100। कहाँ? नीचे। तो बच्चा नीचे क्यों नहीं जा रहा? उस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, कंधा या शोल्डर ऊपर फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? ठीक है ना। तो अब बच्चे पे नॉर्मल कहाँ लगा? बच्चे पे नॉर्मल कहाँ लगा? ऊपर। और कंधे या शोल्डर पे नॉर्मल कहाँ लगा? नीचे। तो अब देखो ये सिचुएशन, बच्चे पे नॉर्मल कहाँ लग रहा है? यहाँ ऊपर। बच्चे पे नॉर्मल ऊपर, शोल्डर पे नॉर्मल नीचे। ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। ये 100, ये भी 100। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फंडामेंटल नेचर सेम, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? तो अब कंक्लूजन समझो। अब अगर मैं उसी बोतल वाले एग्जाम्पल पे जाता हूँ, तो बोतल वाले एग्जाम्पल को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये सरफेस है, इस पे मान लो बच्चों ये बोतल रखी है, एक सेकेंड। अब ये M, तो mg इस पे कहाँ लग गया? नीचे। नॉर्मल इस पे कहाँ लग गया? ऊपर। अब अर्थ को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से मान लो ये अर्थ है, तो इस mg का रिएक्शन पेयर हो जाएगा ये। तो ये दोनों अपने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये दोनों अपने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैं। इस पे नॉर्मल इधर लगा है, तो बोतल पे नॉर्मल कौन सा है? ये। बोतल पे नॉर्मल कौन सा है? ये। तो बोतल अर्थ पे नॉर्मल या सरफेस पे नॉर्मल कहाँ लगाएगी? ये। तो ये दोनों अपने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैं। तो बच्चों इसको अब आप ड्रॉ कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा किसका रिएक्शन पेयर कौन सा है। हाँ देखो, नॉर्मल अपना क्या होता है? प्रेसिंग फोर्स। नॉर्मल अपना क्या होता है? प्रेसिंग फोर्स। जैसे मान लो इस बोतल को अगर मैं ऐसे शोल्डर पर रख लूंगा, तो ये बोतल मुझ पर कहाँ फोर्स लगाएगी? नीचे। तो मेरे शोल्डर को कहाँ प्रेस कर रही है? नीचे। तो मेरे शोल्डर पे फोर्स जहाँ लगेगा नॉर्मल वहीं होगा। तो मेरे शोल्डर पे नॉर्मल कहाँ लग गया? नीचे। अब मेरे शोल्डर इस पे कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? ऊपर। तो इस बोतल पे फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो बोतल पे नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर। और शोल्डर पे नॉर्मल कहाँ होगा? नीचे। एक एक करके रुको, 2 सेकेंड। हाँ तुम बोलो। इस केस में नॉर्मल और mg बराबर हो गए, बट नॉर्मल और mg हमेशा बराबर ऐसा नहीं है। 2 किलो की बोतल है, नॉर्मल कितना हो गया? 20। अब मैंने इस पे और 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो mg कितना है? वही 20। लेकिन नॉर्मल अब कितना हो जाएगा? 30। इसको मैंने हवा में छोड़ दिया, mg तो अभी भी लगेगा, नॉर्मल कितना हो गया? 0। तो नॉर्मल और mg बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो किसी किसी केस में बराबर आ सकते हैं, किसी किसी केस में नहीं भी आएंगे। हाँ राहुल बोलो। नहीं, कंधे पे mg नहीं लगेगा, कंधे पे नॉर्मल लगेगा। mg अर्थ पे लगता है। होता ये कि हमें ऐसा फील होता है कि mg लग रहा है, तो डायग्राम में हमें लगता है कि हमारे कंधे पे लग रहा है, ऐसा नहीं। mg उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, दूसरा लगेगा अर्थ के सेंटर पे। कंधे पे mg नहीं लगता है, कंधे पे नॉर्मल लगेगा। ठीक, वापस समझाता हूँ, देखो समझो। उसी वजह से मैं वापस बता रहा हूँ। देखना, देखो ऐसे इमेजिन करो, ये बंदा, इसके शोल्डर्स, इस पे मान लो इस पे एक बोतल ही रख ली, या चलो बोतल रख देते हैं। बोतल का मास मान लो 2 किलो। तो बताओ इस बोतल पे mg कहाँ लगेगा? नीचे। तो
नीचे 20 फोर्स लग रहा है, तो ये बोतल कहाँ जाना चाहती है? नीचे, पर कंधा बीच में आ गया, तो वो कंधे को कहाँ प्रेस करेगी? नीचे। तो शोल्डर्स को वो कहाँ प्रेस कर रही है? नीचे। तो शोल्डर्स को वो नीचे प्रेस कर रही है तो शोल्डर्स पे फोर्स नीचे लगा रही है, तो शोल्डर्स पे नॉर्मल कहाँ हो गया? नीचे। अब इस बोतल पे 2G फोर्स नीचे लग रहा है, ये नीचे तो नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि शोल्डर भी इस पे ऊपर फोर्स लगा हुआ है। तो इस बोतल को अगर मैं अलग से देखूं तो इस पे शोल्डर्स इधर नॉर्मल लगा, तो ये दोनों नॉर्मल आपस में एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये नॉर्मल इस पे लगेगा, ये नॉर्मल इस पे लगेगा, वो फंडा रहेगा। अब बच्चों कंक्लूजन समझाता हूँ, ये वाला समझ गए ना बच्चों? अब आपको आगे भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा नॉर्मल किस पे लगेगा, कहाँ लगेगा, उसके लिए अब रटने वाली अप्रोच बता रहा, रटने वाली, दिमाग लगाने वाली चीजें बहुत देखनी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा वो बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये समझ गए? ठीक है बच्चों, देखो इतना नोट कर लेना, उससे याद बना रहेगा, ठीक? अब बच्चों केवल समझो, इसे लिखो मत। जैसे ये m है, तुम्हें जब भी नॉर्मल पता करना है, क्या पता करना है? नॉर्मल। तो तुम ऐसे लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो बना दो, दोनों तरफ नॉर्मल लिख दो। अब ये वाला नॉर्मल इस पे है, ये वाला नॉर्मल किस पे है? इस पे। खत्म। एक सीधी लाइन खींचो, दोनों तरफ एरो बना दो, ये वाला नॉर्मल किस पे है? ब्लॉक पे। ये वाला नॉर्मल किस पे है? सरफेस पे। अब ऐसे देखो, मान लो तुमने ऐसे रख दिया, यहां से कुछ फोर्स लगा रहे हो, यहां नॉर्मल पता करना, तो ऐसे एरो बना, लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो बना दो, दोनों तरफ n लिख दो। ये वाला नॉर्मल किस पे है? ब्लॉक पे। ये वाला नॉर्मल किस पे है? इस सरफेस पे, ठीक है? और समझो, मान लो बच्चों जैसे यही रिमोट मान लो, ठीक है ना? इस रिमोट को मान लो जैसे सपोज मैंने यहां ऐसे टिका दी, इस तरह से, समझ गए ना? देखो बच्चों, इस तरह से ऐसे टिका दी, ऐसे टिका दी। तो अब उस सिचुएशन में देखो, ये ऊपर वाली दीवार, ये रिमोट, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, वो टिक गया, ऐसे ही तो था। अब यहां नॉर्मल निकालना है, ऐसे लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो बना दो, दोनों तरफ नॉर्मल लिख दो। ये वाला नॉर्मल किस पे है? इस पे। ये वाला नॉर्मल किस पे है? उस सरफेस पे। तो अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जैसे मान लो और समझो, इस तरह से 2-3 ब्लॉक्स एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहे हैं, तो लाइन खींच दो वैसे, दोनों तरफ एरो लगा दो, दोनों तरफ n लिख दो या n1 लिख दो। ये नॉर्मल किस पे है? इस पे। ये नॉर्मल किस पे है? इस पे। तो अब आगे बच्चों बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां मैंने नॉर्मल रिएक्शन बताया है वहां लिखवाया भी है कि नॉर्मल कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझ पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? मेरी तरफ। बोतल पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? बोतल की तरफ। इस सरफेस पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? इसकी तरफ। ग्राउंड पे नॉर्मल मैं कहाँ लगाऊंगा? उसकी तरफ। तो जब भी कंफ्यूजन हो, जो मैंने एक ये अप्रोच बताई है उससे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अभी बच्चों क्लियर है ये? ठीक है, चलें आगे। बोलो राहुल, कुछ कहना चाह रहे हो तो? हाँ वापस बोलो। खींचने पे सिचुएशन पूरी बताओ मुझे। अच्छा, उस केस में हम नॉर्मल नहीं बोलते, उसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं, वो बाद में आ जाए। रस्सी में जो फोर्स होता है उसको हम अलग नाम देते हैं, उसको हम नॉर्मल नाम नहीं देते हैं, उसको हम टेंशन फोर्स नाम देते हैं, वो बाद में आएगा, ठीक है ना? हाँ बोलो। देखो सही बोल रहा, समझो ग्रेविटेशन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये रहता है कि हर पार्टिकल अपने आप में अलग अलग फोर्स लगाते हैं, लेकिन स्फेरिकल सिमेट्रिक अगर ऑब्जेक्ट होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक, तो उसका इफेक्टिव सेंटर की तरफ आ जाता है।
हालांकि बिल्कुल प्रिसाइजली देखोगे तो अर्थ के सेंटर की तरफ नहीं लगता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास नहीं रहता। बट वो अभी चीज़ें आपको कंफ्यूज और करेंगी, तो अभी उसके में उतना नहीं जाना है, वो ग्रेविटेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। ठीक है, चले बच्चों आगे। ठीक है, अब बच्चों फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन। 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन विक्शन बच्चों कभी कंसीडर फिलहाल नहीं करना। एंड एक्सीलरेशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन करो बच्चों। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो गया हो। बोलो नॉर्मल एक्सीलरेशन, तुम बोलो एक्सीलरेशन। और कोई? ओके, चलो बच्चों देखते हैं, समझो सही है ईशान तुम्हारा। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, उसमें फोर्सेस देखो। तो बच्चों केवल हम ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉक पे। तो बच्चों पूरे 11th क्लास में बिना सोचे समझे तुम mg लगा सकते। mg कहाँ लगाओगे? नीचे। तो बिना सोचे समझे हमेशा mg लगा सकते। अब ये किसी के कांटेक्ट में दिख रहा है, किसके कांटेक्ट में? सरफेस कौन सा फोर्स लगाती है? नॉर्मल। कहाँ लगाएगी? इस पे कहाँ लगाएगी? ऊपर। तो इस पे नॉर्मल बच्चों कहाँ लगेगा? ऊपर। सरफेस पे नीचे लगेगा, पर हमें उससे मतलब नहीं, हम केवल ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस देख रहे हैं। और एक ये लग रहा है, इन तीन के अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है? नहीं। अब बच्चों लॉजिकली सोचो, जब भी हम फोर्स लगा दें उसके बाद बच्चों उसे तोड़ लो। ये अपना एंगल पे है, तो बच्चों यहां एंगल टच हो रहा है, इस लाइन से एंगल टच है, तो मैंने आपको रटवाया है एंगल के साथ वाला क्या होता है? कॉस, उसके रिमेनिंग साइन। तो बच्चों अगर मैं इसे तोड़ता हूं, तो अब देखो इधर क्या लग रहा है? 700, इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और इसको तोड़ोगे तो बच्चों इधर, उसको मैं तोड़ के अलग से लिख रहा हूं, देखो इधर लगेगा 200 cos 30, और इधर क्या लगेगा? 200 sin 30। जैसे बच्चों इसके दो हिस्से होंगे, एक इधर एक इधर, ये cos ये sin, तो ये cos ये sin। sin 30 बच्चों हाफ यानी कि 100, और ये 100√3। इतना समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ ये ऐसे कहीं मूव कर रहा है क्या? तो इस डायरेक्शन में ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। तो बताओ बच्चों ऊपर वाला फोर्स क्या है? ऊपर वाला फोर्स इसमें क्या दिख रहा है? नॉर्मल। ऊपर वाला फोर्स क्या है? नॉर्मल। नीचे वाला 700 प्लस 100 यानी कि 800। एक आंसर। अब ये फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, ये फोर्स क्या करेगा? इसको आगे लेके जाएगा। तो अगर मैं एक्सीलरेशन लिखूंगा तो फोर्स बाई मास, तो आंसर 10√3/7। कर लो बच्चों,
समझ के बच्चों करो एक बार, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। मयंक समझ पाए इसे? कर लो। ठीक है ना बच्चों? फैजुल समझे? कोई दिक्कत? कर लो बच्चों। तुम्हारा क्या सौर्य नाम का क्या था? समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं? परी तुम समझ पा रही हो? दीप्ति तुम? सॉरी, क्या है दीप्ति उस क्लास में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्राप्ति सॉरी, ठीक है? ओके बच्चों एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, फोर्स 200 है 30 पे, तो cos 30 sin 30, 100√3 100, ऐसे मूव नहीं कर रहा तो ये फोर्स नीचे वाले के बराबर 800, ये चलाएगा तो एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास खत्म। बच्चों लॉजिकली सोच सकते हो 700 तो लगना ही लगना है, हम 100 से नीचे और दबा रहे हैं, इसका इधर कंपोनेंट क्या आया 100, तो 100 से और दबाएंगे तो नॉर्मल 100 से बढ़ के कितनी हो गई 800, और जो ये वाला हिस्सा है वो उसको आगे ले जाएगा, तो फोर्स बाई मास एक्सीलरेशन। अभी क्लियर है बच्चों? हटा दूं बच्चों इसे? ठीक है। अब बच्चों फिर देखो इसमें, बच्चों लिखो मत, ऐसे ही देख के बताओ, या चलो लिख ही लो फिर देखते हैं। बच्चों इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। इधर बच्चों 30 न्यूटन लगा रहे हैं, 6 किलो का स्फीयर मान लो या सिलेंडर मान लो, जैसे ये स्फीयर या सिलेंडर कुछ है, ये मान लो सिलेंडर है, ठीक है? ठीक। अब बच्चों बताओ सिलेंडर कहीं मूव करेगा क्या? ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस। तो बच्चों जैसे ये मान लो इस तरह से सिलेंडर रखा, तो इस तरह से फोर्स लगा के मान लो इसको टिका के रख दिया, इस तरह से फोर्स लगा के यहाँ टिका के रख दिया, तो ऐसी कोई सिचुएशन, समझ गए ना? तो बच्चों हैंड राइज करो जिससे हो गया हो। परी तुमसे हुआ? प्राप्ति तुमसे? बोलो क्या है? साइड में, ठीक है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं, तो बच्चों बताओ mg कहां लगेगा? बच्चों ये कितनी जगह कांटेक्ट में है? तो 2 जगह नॉर्मल लगेगा, और कहां लगेगा? इसकी तरफ, तो इसकी तरफ मान लो एक N1 इधर और एक इसकी तरफ N2 इधर, समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ ये ऐसे मूव कर रहा है क्या? तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर? नीचे वाले के, तो N1 किसके बराबर हो गया 6G, यानी कि 60। बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ लेफ्ट राइट मूव कर रहा है क्या? तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के, लेफ्ट वाला कौन है 30, राइट वाला N2, तो N2 बच्चों कितना हो गया 30। बच्चों ऐसे मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है तो लेफ्ट वाला राइट के बराबर, खत्म। बोलो बच्चों कहीं दिक्कत इसमें? ठीक है।
अब बच्चों वापस समझना, ये चीज क्लियर है ना? मान लो बच्चों अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये नॉर्मल ये वाला कितना हो जाएगा? 10 कर दूं, 1 कर दूं, 1 कर दूं तो 0 कर दूं तो 0। तो अब ध्यान से समझो, इसमें कोई दिक्कत? अब कई बार बच्चों आपको केवल इतना क्वेश्चन बना के दे देते हैं, मान लो ये 6 किलो, बताओ बच्चों यहां से नॉर्मल कितनी होगी? 60, यहां से नॉर्मल 0, क्योंकि प्रेसिंग फोर्स होता है। ये अपना पूरा का पूरा mg इधर लगा रहा है, उधर कुछ भी नहीं लगा रहा, तो उधर प्रेस नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं इसमें बस ऐसे साइड में खड़ा हो जाऊं, हल्का सा टच कर दूं, तो अब मैं पूछता हूं कि भाई इससे मुझ पे क्या नॉर्मल लग रहा है? कुछ नहीं, भले ही मैं उससे हल्का सा टच कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, मैं उसको प्रेस थोड़ी कर रहा हूं। तो नॉर्मल होता है प्रेसिंग फोर्स। अगर मैं इस पर टिक के खड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसे प्रेस कर रहा हूं तो नॉर्मल आएगी, और जस्ट ऐसे टच कर रहा हूं तो नॉर्मल नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल होता है प्रेसिंग फोर्स। तो कई बच्चों को लगता है कि नहीं सर उसके टच में है तो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक वो प्रेस नहीं करेगा तब तक नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। इवन बच्चों टेक्निकली हम इस केस में मान के चलते हैं कि नॉर्मल यहाँ कितना है बताओ, तो कई बार हम टेक्निकली ये मानते हैं कि ये साइड वाली सरफेस के कांटेक्ट में भी नहीं, देखने में लग रहा है कि कांटेक्ट में है, बट माइन्यूट सा गैप उनके बीच में रहेगा। तो अगर इस तरह से रखे हैं तो हम मान के चलते हैं कि साइड वाली वॉल से नॉर्मल क्या होगा? 0। नॉर्मल 0 है क्योंकि वो उसे प्रेस नहीं कर रहा। यहां नॉर्मल है बट यहां नॉर्मल क्या होगा? 0। अभी बच्चों इसमें कोई दिक्कत? नॉर्मल का मतलब होता है प्रेसिंग फोर्स, ठीक है ना बच्चों? ठीक। अब फर्दर देखते हैं बच्चों, इसे बच्चों देखो 2 किलो 3 किलो, मान लो बच्चों मैंने इधर फोर्स लगाया 20 न्यूटन, एक फोर्स बच्चों यहां लगाया 5 न्यूटन। अब बच्चों सोच के बताओ ये कहां मूव करेंगे? किस साइड? लेफ्ट राइट? कोई दिक्कत? ठीक है, राइट मूव करेंगे। अब बच्चों बताओ दोनों एक साथ चिपक के चलेंगे या अलग अलग? एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो क्या इनका एक्सीलरेशन सेम होगा? साथ चल रहे हैं तो सेम ही होगा। तो एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। समझ गए ना बच्चों? इतना ड्रॉ कर लो फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड एक्सीलरेशन of each block, find acceleration of each block and normal reaction find acceleration of each block and normal reaction between the blocks तो अब बच्चों समझो, आंसर भी मत बोलो अभी, केवल समझो। बच्चों बताओ इस ब्लॉक को अगर मैं पूछता हूं तो कितनी जगह टच में है? कहां कहां पे? तो यहां से नॉर्मल लगेगी और यहां से भी लगेगी। यहां से नॉर्मल कितनी लगेगी बताओ? 20, क्योंकि 2G से प्रेस होगा। ठीक है, 3 kg का कितनी जगह टच में है? तो एक यहां एक यहां, यहां से नॉर्मल क्या लगेगी? तो उससे मतलब नहीं है, उसे भूल जाओ। हमने कौन सी नॉर्मल पूछी है? बिटवीन द ब्लॉक, मतलब ये वाली। तो बच्चों नॉर्मल को एक बार छोड़ो,
तुम केवल एक्सीलरेशन एक बार लिख लो। मैंने दो चीजें पूछी हैं, एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल, तो तुम सबसे पहले एक्सीलरेशन लिख लो, नॉर्मल फिर बाद में देखो। नॉर्मल मैं डिस्कस करता हूं, आप केवल एक्सीलरेशन लिख लो। लिखो बच्चों। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिन्होंने एक्सीलरेशन लिख लिया हो। ओके, प्रज्ञा तुम सॉरी आस्था तुम बताओ। ठीक है, 3 आ जाएगा। ओके, आस्था बताओ क्या किया। ठीक है बच्चों, देखो हमें पता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों को एक मान लो, दोनों को एक मान लो 5 किलो का एक्सीलरेशन इधर। अब बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, चलाएगा कौन, ये, वो क्या करेगा, रोकेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास कितना हो गया 2 + 3, चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, 15 = 5a, ए कितना आ गया 3। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत। ये 20 चलाएगा 5 रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, मैं क्लियर है ये। अब बच्चों मैं नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं, बताओ एक्सीलरेशन में तो किसी को डाउट नहीं। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन पे फोकस करो बच्चों। देखना, बताओ इस पे mg कहां लगेगा, इधर n1, n1 कितना होगा 20, बट हमें इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो इसको अननेसेसरी ड्रॉ मत करो। ऐसे ही बताओ इस पे mg कहां लगेगा, नॉर्मल कहां लगेगा। अगेन हमें इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो इसको भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ पूछता है तो ही ड्रॉ करो, अभी हमें इसी डायरेक्शन से मतलब है तो हम इसी पे फोकस कर। तो बच्चों मुझे एक बार फिर बताओ, एक्सीलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लेते हैं, मुझे बताओ 2 किलो का एक्सीलरेशन कितना है, 3 किलो का एक्सीलरेशन। तो बच्चों कोई भी हम एक ब्लॉक को ड्रॉ करके निकाल लेते हैं। देखना बच्चों, लेट से बच्चों मैंने ये 3 किलो वाला ड्रॉ किया, इसका बताओ एक्सीलरेशन कितना है। इस पे इधर फोर्स क्या लग रहा है, अब बच्चों यहां पे नॉर्मल पता करना है, तो नॉर्मल का मैंने क्या तरीका बताया था, ऐसे लाइन खींच दो, दोनों तरफ ऐसे एरो बना दो, दोनों तरफ ऐसे नॉर्मल लिख दो। हाँ चलो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, कौन से लिख दो, आप बोलो आपका फेवरेट कलर। बोलो, चलो ग्रीन से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये ठीक है, तो ये नॉर्मल। ठीक है, नहीं वो कलर दिखता नहीं है वैसे कलर से, खैर ठीक है अभी दिख रहा है ना। ठीक है बच्चों समझो, ठीक है। अब इस पे mg इधर एक नॉर्मल पर हमने वो ड्रॉ नहीं किया। अब बताओ 3 किलो वाले पे नॉर्मल कहाँ लग रहा है, इस तरफ, तो तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे और दिखाओ। ये समझे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बच्चों बताओ ये किस तरफ चल रहा है, इस तरफ, तो इस तरफ चल रहा है तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, n, ये छोटा होगा तभी तो वो उधर चलेगा। तो ये क्या करेगा, चलाएगा, ये क्या करेगा, रोकेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब चलाने वाला
माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल बच्चों 9 + 5 कितनी आ गया 40। अब बच्चों आपके दिमाग में कुछ डाउट हो सकते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट पहले एक बार नोट कर लो, मैं कुछ और चीजें बताता हूँ फिर डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक बार इतना कर लो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहला डाउट जो बच्चों के दिमाग में आता है वो देखते हैं, पहले ये कर लिया ना। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये 20 न्यूटन फोर्स भी तो 3 kg पे लग रहा, तो वो आपने क्यों नहीं दिखाया। जो 30 न्यूटन हम यहाँ से लगा रहे हैं वो भी तो 3 kg पे लग रहा, वो हमने क्यों नहीं दिखाया है। तो बच्चों उसका समझो, दो ही तरह के फोर्स होंगे, कॉन्टैक्ट एंड विदाउट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंड विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट अपना कौन सा फोर्स होगा, mg, और कोई फोर्स 11th क्लास में नहीं। बाकी जो फोर्स हैं वो कांटेक्ट में आने पे ही लगेंगे। तो अब समझो, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में देखोगे तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड नॉर्मल ऊपर लगाएगा, वो हमने जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया। mg नीचे लगेगा, वो भी हमें जरूरत नहीं थी तो हमने ड्रॉ नहीं किया। उस साइड से एक 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था, वो हमने दिखा दिया। अब ये इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, तो ब्लॉक उस पर नॉर्मल लगाएगा, वो जो 20 लग रहा है वो इस पे नहीं लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, 20 का कुछ हिस्सा उधर ट्रांसफर हो जाता है, और जो हिस्सा ट्रांसफर होता है वो थ्रू नॉर्मल ट्रांसफर होता है। तो जो नॉर्मल आ रहा है वो उसी वजह से आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई 20 लगाओगे, 20 उस पर नहीं लगना, इस पे केवल यहां से नॉर्मल लगेगा, वो 20 केवल उस पर लगेगा। तो बच्चों अब वापस समझो, मान लो जैसे ये 3-4 ब्लॉक मैंने रख दिए, यहां मान लो मैंने 50 लगाया, नाम दे दिया ABCD, यहां मान लो कुछ 30 लगाए। तो बच्चों बताओ A पे 50 लग रहा है क्या। अगर मैं B पे पूछता हूं 50 लग रहा है, C पे, D पे कौन सा लगेगा 30। B और C दोनों पे ही ये नहीं लगेंगे, उन पे क्या लगेंगे नॉर्मल, उन पे क्या लगेंगे नॉर्मल। तो ध्यान रहे, अगर हमने यहां 50 लगाया है तो वो केवल इसी पॉइंट पे लगेगा, समझ लो, इस पे या इस पे नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला पैटर्न बच्चों फिर बता रहा हूं, नॉर्मल इधर, 5 इधर, एक्सीलरेशन इधर। एक्सीलरेशन इधर है तो ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, खत्म। अब यही कहानी बच्चों आप फिर रिपीट करो और आंसर निकालो एक बार खुद से। जैसे आप 2 kg के लिए ऐसे ड्रॉ करो, जैसे मैंने 3 kg के लिए ड्रॉ किया, आप 2 kg के लिए ड्रॉ करो और ट्राई करो। जो मैंने 3 kg के लिए काम किया वही आप 2 kg के लिए करो, समझ गए ना। गलत सही अपने हिसाब से करो, फिर देखते हैं। जैसे मैंने 3 kg के लिए किया है वैसे ही आपको 2 kg के लिए करना, करो बच्चों, और उससे नॉर्मल रिएक्शन निकालो। जैसे हमने 3 kg को ड्रॉ करके नॉर्मल निकाला, अब तुम 2 kg को ड्रॉ करके नॉर्मल निकालो। चलिए हाँ बताओ, या लिखाओ, थोड़ा सा बता दो। 20 ये ठीक है, सही है, ठीक है ना, तुमने कहाँ किया।
ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, सिंपल सा ही है, समझो। इस पे क्या लगेगा, इधर 20 न्यूटन, इधर अब नॉर्मल इस पे यहां कंसीडर करो इसकी तरफ, और एक्सीलरेशन इधर ही है 3, तो बच्चों इधर चल रहा है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, ये वाला, तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन, तो नॉर्मल यहां से कितना आ गया 40। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है ना, समझ गए बच्चों, ठीक है, कर लो बच्चों। तो बच्चों अपने ऊपर है, हम किसी से भी ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, ठीक। बोल राहुल, हाँ दोनों के बीच का निकालना था, आगे बोलो। देखो समझो, दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा ना ये, तो वो दोनों पे सेम ही लगेगा, दोनों पे सेम लगेगा, तो लैंग्वेज वाइज यही बोल दिया जाता है नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। तो बिटवीन द ब्लॉक्स का मतलब ये हो जाता है कि जहां ये कांटेक्ट में है उस सरफेस पर नॉर्मल क्या है, वो चाहे इससे पूछे या उससे पूछे वो सेम ही आएगा। तो कई बार लैंग्वेज वाइज यही लिख दिया जाता है कि नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है ना, जैसे ये रखा है, अब बोला नॉर्मल बिटवीन द ग्राउंड एंड बोतल, तो अब वो mg ही आएगा, तो वैसा रहता है, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक। इसी को बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछा जाता है, वो ध्यान से समझना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चों बताओ नॉर्मल कितना आया 40। अब इसी को बच्चों कई बार ऐसे पूछते हैं, या लिखवा ही देता हूं बच्चों, इसमें सेकंड लिख लो, सेकंड बच्चों लिख लो, find force applied by 2 kg block, find force applied by 2 kg block on 3 kg block, find force applied by 2 kg block on 3 kg block, क्या आंसर होगा 40। तो जो ये नॉर्मल फोर्स है वही है, इसी को रिवर्स भी पूछ सकते हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक, क्या आंसर होगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट बच्चों लिख लो, थर्ड फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो बच्चों ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछ लिया, उसका मतलब भी वही नॉर्मल है, यहाँ पे जो नॉर्मल है वही अपना कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, वो अपने आप में क्या हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि 40। तो उस तरह से लैंग्वेज बदल के पूछते हैं, वो भी वही चीज है। क्लियर है बच्चों, बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं, ठीक। अब बच्चों इसे देखो, जैसे मान लो ये सिचुएशन है, तुमने मान लो यहां से फोर्स लगा दिया, लेट्स से 40 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों बताओ ये कहां जाएगा, इस साइड, ठीक है। ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। मान लो बच्चों जैसे इनके नाम दे दिए A B C, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें लिख लो ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक,
find acceleration of each block and normal reaction between the blocks. Find acceleration of each block and normal reaction between the blocks. ठीक, करो बच्चों। अब एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं। थोड़ा सा बस बच्चों हिंट दे रहा हूँ, एक्सेलेरेशन तो आप आसानी से निकाल लोगे। नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हो, जस्ट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो इस पे इधर n1, तो इस पे इधर n1, इस पे इधर n2, तो इस पे इधर n2। तो बच्चों जब नॉर्मल निकालना हो तो इसका FVD ड्रॉ कर लेना और इसका कर लेना, 5 और 2 का कर लेना। 3 से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो 5 और 3 का ड्रॉ करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक बार बच्चों करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। समझ गए ना बच्चों? तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है और नॉर्मल निकालना। नॉर्मल के लिए आप 5 और 2 का अलग अलग FVD ड्रॉ करके निकाल लेना, वो आसान पड़ेगा। ओके, परी तुमसे एक्सेलरेशन निकला? परी ओके, कर लो। अन्वेषा तुमसे निकला? तुमसे? ठीक है। ओके, आशीष तुम बताओ, n1 तुम निकाल पाए? n1 मतलब 5 kg वाले पे, और n2 देखते हैं अभी। और किसी से नॉर्मल निकला? आस्था तुम बताओ, प्राप्ति तुमसे निकला? क्या निकला? आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, 20 और 32 सही आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो ये सबके सब एक साथ चलेंगे इधर, सबके सब एक साथ चलेंगे इधर। ठीक है, अब बच्चों समझो, टोटल मास बच्चों बताओ कितना है? फोर्स 40। तो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन कितना हो गया? 40/10 यानी कि 4 इस तरफ। ठीक है, अब बच्चों मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो देखना हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। मान लो बच्चों ये 5 kg का है, इस पे नॉर्मल इसकी तरफ, और तो कुछ है ही नहीं, और तो इस पे कुछ है ही नहीं। इसके नॉर्मल को मैंने n1 बोला है तो n1 बोल दिया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? इसका एक्सीलरेशन क्या है? 4। तो रोकने वाला तो कुछ है ही नहीं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला तो 0 है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो n1 इक्वल टू 5 इंटू 4 20। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ये अब मान लो बच्चों मैं 2 किलो को पकड़ता हूं, अब इधर बच्चों 40, इधर नॉर्मल। ठीक है बच्चों, बताओ ये कहां जा रहा है? किससे जा रहा है? 4 से। तो बच्चों इधर जा रहा है तो ज्यादा कौन सा होगा? ये वाला। तो ये चलाएगा, ये रोकेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल बच्चों कितना आ गया? 32। इसको n2 बोला है तो n2 लिख देते हैं। ठीक है, बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत? एक बार बच्चों पूरा देखो, कहीं भी कोई दिक्कत? बच्चों चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करोगे? इधर n2 इधर n1
फिर वैल्यू रख के उससे भी निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि इससे नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा इसकी वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी, इससे भी हो जाएगा। एक बार बच्चों वापस देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, इसी में बच्चों ऐसे ही देख के बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस देख के बताओ। मान लो मैं यहाँ एक और फोर्स लगा देता 10, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना आता? अब एक्सीलरेशन कितना आता? 3। 40 माइनस 10 बाई मास यानी कि 3, और उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके तुम कर लेते। ठीक है ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक, इसे बच्चों हटा दो ना, ठीक, बोलो आयुष कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसे हटा देता हूँ फिर, ठीक है। 3 kg का, हाँ बोलो। देखो बताता हूँ, आपसे पूछा जाएगा ये वाली नॉर्मल, तो ये नॉर्मल कितनी आई? 32। तो अब मैं पूछता हूँ 2 kg पर नॉर्मल इस साइड से 32, इस पे पूछोगे तो 32, बस डायरेक्शन इधर हो। इस पे इस साइड से नॉर्मल कितनी आई? 20, तो इस पे 20 इधर है, इस पे 20 इधर है। तो इसमें ऐसे पूछा जाएगा फाइंड नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, तो आंसर तुम क्या लिखोगे? 32। फाइंड नॉर्मल 3 kg एंड 5 kg ब्लॉक, तो 20, या फोर्स वगैरह वो निकल आएगा, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों वापस देखो, ठीक है बच्चों। देखो मान लो बच्चों इस पे एक फोर्स लगाया इधर, मान लो 2 किलो का है, फोर्स मान लो 10 न्यूटन, ठीक है। मान लो बच्चों इसका मास है 3 kg, इस पे फोर्स लगाया बच्चों इधर 15 न्यूटन या 18 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। समझ गए ना बच्चों, इस पे इधर फोर्स है, उस पे भी उसी तरफ फोर्स है। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। करो बच्चों, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब करो बच्चों, क्या आ रहा है? बोलो बच्चों, क्या आना चाहिए किसी से अगर हुआ? 6 किसका और उसका, और नॉर्मल क्यों लग रहा है? ठीक है बच्चों, देखो पिछले केसेस में क्या था, दोनों एक साथ चल रहे थे। यहाँ हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे। समझ पाए ना बच्चों? जैसे देखो 18/3 इसका एक्सीलरेशन कितना हो रहा है? 6। 10/2 इसका एक्सीलरेशन 5। तो एक्चुअल में ये 6 से भागेगा, ये 5 से भागेगा, तो ये फास्ट भागेगा, ये स्लो भागेगा।
तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो थोड़े ही टाइम में ये अलग हो जाएंगे, थोड़े ही टाइम में ये अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो बच्चों सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, जैसे अभी ये ऐसे हैं, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, वो अलग निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है। अब सेपरेट हो गए तो बच्चों बताओ बीच में नॉर्मल क्या होगा? जीरो। अब दो एक इंडिविजुअल ब्लॉक्स हो गए, इंडिविजुअल ब्लॉक्स हो गए हैं, तो अब अगर मैं इसका एक्सीलरेशन लिखता हूं तो इसका एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास यानी कि 5, इसका एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो इसमें? तो यहां बच्चों नॉर्मल क्या हो जाएगी? जीरो, बीच की नॉर्मल जीरो। क्लियर है ना बच्चों? अभी है कोई दिक्कत तो नहीं? अब बच्चों वापस देखना, इसे कर लो। मान लो बच्चों जैसे ये 4 kg 5 kg, इस पर फोर्स लगाया बच्चों, मान लो 16 न्यूटन, इस पर फोर्स लगाया बच्चों मान लो 15 न्यूटन। क्वेश्चन बच्चों अभी भी वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसे करना, समझ गए ना? पिछला वाला बच्चों क्लियर है ना? दोनों सेपरेट हो जाएंगे, खत्म। अब इसे ट्राई कर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, आप केवल एक्सेलरेशन वगैरह लिख लो, या चलो कर लो, देखते हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी कर लो तो बुराई नहीं है। पिछला वाला बच्चों क्लियर है ना? तो उसको मैं हटा देता हूँ, इस पे फोकस करते हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो आयुष, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? कितना? किसका? नहीं नहीं, गलत है, गलत। एक्सेलरेशन किसी का निकला हो? ऐसे नहीं, हैंड राइज। हाँ राहुल तुम बोलो। 31 अपॉन, हाँ आशीष तुम बोलो 400, और कोई? 3 400, और चलो बच्चों अब समझो, सही है राहुल तुम्हारा, समझो। बच्चों देखो, पहले हम ये सोचते हैं कि भाई ये साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे, तो पहले हम अलग लेके चलते हैं, फिर सोचेंगे। तो अलग लेके चलते हैं, तो 16/4 इसका एक्सीलरेशन क्या हुआ? 4। 15/5 इसका एक्सीलरेशन 3। तो बच्चों ये स्लो चलेगा, ये फास्ट चलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर हम अलग माने तो 16/4 4, 15/5 3, तो ये फास्ट ये स्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये अलग नहीं चलेंगे,
क्योंकि इसको फास्ट चलना पड़ेगा, इसको स्लो चलना पड़ेगा, वो तो हो नहीं सकता। तो ये अलग नहीं चलेंगे, ये साथ साथ चलेंगे। ये समझ गए? अब साथ साथ चलेंगे तो चलाने वाला और ये भी चलाने वाला, ये रोक थोड़ी रहा है, ये भी उधर ही चला रहा। तो चलाने वाला प्लस चलाने वाला, टोटल फोर्स या 15 अपॉन टोटल मास 9, समझ गए ना? तो एक्सीलरेशन बच्चों आया 31/9। तो बच्चों यहाँ दोनों ही चला रहे हैं, तो ओवरऑल फोर्स हो गया 16 + 15 अपॉन 9। बताओ कहीं दिक्कत हो? अब नॉर्मल निकालना है तो कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो, बच्चों बताओ कौन से करें? 5 से कर लेते हैं, चलो। अब इस पे इधर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, इस पे नॉर्मल कहां लगेगी? इसकी तरफ, नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ इधर, और एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं ये। तो बच्चों यहां एक्सीलरेशन है, तो बताओ कौन ज्यादा होगा? ये वाला। तो ये चलाएगा और ये भी चला ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलाने वाला प्लस चलाने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। अब रोकने वाला नहीं तो चलाने वाला ही लिख दिया, ठीक है? तो नॉर्मल निकालना है, 15/5, एक्सीलरेशन बच्चों 31/9। तो नॉर्मल बच्चों यहां से आ गया 31 × 5 यानी कि 155/9 माइनस 15, 135 इससे जाएगा तो 20/9। बच्चों आप चाहो तो उससे भी चेक करना, आंसर वही आएगा, सेम आएगा वो। समझ पाए बच्चों? बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, क्लियर है बच्चों? भी है। अब बच्चों समझो, जो मैंने आपको अलग से एक सीट प्रोवाइड की है, उसमें बच्चों ये 27 से लेके 34 तक ये क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हो, वो इसी टॉपिक के हैं। इसके अलावा बच्चों आप अपने मॉड्यूल में सेकेंड एक्सरसाइज में 8th कर सकते हो, 33 कर सकते हो, 40 ठीक है 33 कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों एक्सरसाइज 3A, उसमें बच्चों 9th कर सकते हो। तो सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चों ये 3rd A में ये इतने बच्चों कर सकते हो। ये इसी टॉपिक के हैं जो हमने आजकल में पढ़े हैं।